हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे भाई, आज जो है मैं आप लोगों के लिए आया हूं मॉडल सेट 5 नंबर। यदि आप लोग ये सेट देख लेते हैं तो आप लोगों को इस सेट से मैं एक क्वेश्चन पर मैं चार क्वेश्चन में समझाता हूं और चारों के चारों ऑप्शन को मैं क्लियर कराता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप लोग पूरा देख लेते हैं, समझिए कि मेरा समझाया हुआ में से 5 या 6 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में टकरा जाएगा, हर एक सेट से। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो एक नंबर में दे दिया, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है। धातु की तरफ विद्युतीय गुण कौन सा ऑक्साइड दर्शाता है? तो मेरे भाई आप लोग को इसमें हो जाएगा आंसर ए, ठीक है, सिलिका, जो कि बालू का सूत्र है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, यह जो है एक उभयधर्मी का काम करता है। यह जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो है क्षार ऑक्साइड होता है, जबकि यह अम्लीय ऑक्साइड होता है, ठीक है। ऊपर वाला हो गया क्या आप लोगों को कि धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो SiO2, ठीक है। आगे की ओर 2 नंबर में कौन बेरबेदार है? तो दोस्तों, बेरबेदार के मतलब होता है, बेरबेदार के मतलब होता है अक्रिस्टलीय। तो आप लोग इसमें अक्रिस्टलीय, सॉरी एक मिनट, रबेदार, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2, क्रोम एलम। तो दोस्तों बेरबेदार, ठीक है, बेरबेदार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेफाइट। जबकि क्वार्टज ग्लास, ठीक है, क्वार्टज ग्लास दे दिया है, सिलिकॉन कार्बाइड, और ये जो है ये सभी धात्विक क्रिस्टल है, ठीक है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं ये सहसंयोजक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल के उदाहरण है, यानी कि ये क्रिस्टलीय हो गया, अक्रिस्टलीय ग्रेफाइट होगा। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे की ओर कह रहा है 3 नंबर में, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरह से पूछ दिया है। तो दोस्तों मतलब एक सांद्रता वाला सोडियम सल्फेट, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन है और इसका वायुमंडल दाब दे दिया है 0.0821, इस घोल का सांद्रण घोल क्या होगा? इस घोल का सांद्रण घोल क्या होगा, यानी कि C का मान पूछ दिया है। तो मेरे भाई इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, 0.033 m, मतलब सांद्रता। HCl एवं H2O के स्थिर क्वथी मिश्रण में होगा। तो HCl एवं H2O के स्थिर क्वथी मिश्रण में कितना मान होगा? तो दोस्तों 20.2% HCl, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर है, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। तो प्राप्त मात्रा क्या बराबर होगी? यानी कि आप लोगों को प्रथम नियम से, ठीक है, प्रथम नियम से चलना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पिछला सेट से टकराया है। तो 7 का हो जाएगा सक्रिय भार या सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, एक ही होता है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे की ओर क्या है, सो कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सत्य है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ टी समानुपाती ए हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा सो मैं बताता हूँ। इसका सूत्र होता है हाफ टी, ठीक है, ए बराबर A/2 के, ठीक है, हाफ टी बराबर A/2 के, जो कि A/2 के जो है ये एक नियतांक का काम करता है, इसलिए हाफ टी समानुपाती के चिन्ह में बदल जाए, ठीक है। याद रखिएगा हाफ टी बराबर A/2 के क्या है? तो A/2 के शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है। जब 2 के हटाएंगे तो समानुपाती में बदलेगा, तो ये जो हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता जो है इसका समानुपाती हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धकाल का, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उत्प्रेरक वह वस्तु है जो प्रतिक्रिया एक उत्पाद में साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है। प्रतिक्रिया के
समयावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है। सी नंबर में समयावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। तो मेरे भाई 9 का जो हो जाएगा आप लोगों के आंसर यही जो है कम कर देता है। ठीक है, बात समझ गए? एक मिनट। एक उत्पाद के समयावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, समयावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। एक उत्पाद के समयावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है और एक में है कि समय को कम कर देता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः सल्फाइड अयस्क यानी कि फेन उत्प्लावन विधि से या जारन विधि से या गुरुत्वाकर्षण विधि से। तो दोस्तों 10 का जो हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि से। ठीक है, फेन उत्प्लावन विधि से हम लोग सल्फाइड अयस्कों का शुद्धिकरण करते हैं यानी कि संकेंद्रित करते हैं। निम्न में से त्रिभस्मीय कौन है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। त्रिभस्मीय हो जाएगा H3PO4, ध्यान से सुनिएगा H3PO4, और द्विभास्मीय हो जाएगा H3, ध्यान से सुनिएगा H3PO3, और उसके बाद आप लोग को एक भास्मीय हो जाएगा H3PO2, यानी कि O2 रहे तो एक भास्मिक, O3 रहे तो द्विभास्मिक, O4 रहे तो त्रिभास्मिक, H3 सब में रहेगा, H3 सब में रहेगा। ये बात आप लोग क्लियर करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट फास्फोरस यानी कि श्वेत फास्फोरस के P4 अणु होता है, इसमें क्या सही नहीं है? तो इसमें क्या सही नहीं है? तो मेरे भाई 12 का जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, 4 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही नहीं है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो संक्रमण तत्व सुनिए, संक्रमण तत्व हम लोग डी ब्लॉक को कहते हैं, एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। समझ गए ना? यानी कि डी ब्लॉक में बाह्यतम कक्षा में जो भरेगा उसी को हम लोग संक्रमण तत्व कहेंगे, और बाह्यतम कक्षा में एफ में भरेगा तो उसको अंतः संक्रमण कहेंगे। और एस और पी वाला को हम लोग सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आंसर बताते हैं 13 का आप लोगों को। तो 13 का हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, N-1 डी के पावर व 1 से लेकर 10 तक, NS 1 या 2। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 14 नंबर, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो 3d5। आप लोग कहिएगा कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। डी में पूरा 10 भरा होता है, एफ में पूरा 14। यदि डी का आधा हो यानी कि 5, एफ का आधा हो यानी कि 7, या तो पूरा भरा हुआ हो या तो आधा भरा हुआ हो, उसका ही बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अधिक आघूर्ण मतलब अधिकतम मतलब कि आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण दर्शाएगा, यानी कि डी के पावर -5 वाला दर्शाएगा। ठीक है, या तो पूरा नहीं तो आधा। आगे कह रहा है 15 नंबर में, इसमें क्रोमियम का उपसंयोजन संख्या कितना है? तो दोस्तों क्रोमियम का उपसंयोजन संख्या 15 का हो जाएगा आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। यानी कि आप लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, ध्यान दीजिएगा। उपसंयोजन संख्या एक, ये 3 हो गया और ये एक 3 और 3 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या पूछता तो 0 हो जाता। क्या हो जाता? 0 हो जाता। सॉरी 3 हो जाता, 3 हो जाता। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या दे दिया है, इतना में कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी? तो प्रभावी परमाणु संख्या बहुत ही लेवल का है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा तेजी में खींचूंगा। ठीक है, ध्यान से आप लोगों को मैं बताया था, इसका तो ऑप्शन ही बता देता हूँ, और मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रभावी परमाणु संख्या निकालने का। ठीक है, उसका सूत्र थोड़ा सा होता है लंबा चौड़ा, बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसका बनाना है। लेकिन ये आप ये मत समझिए कि हमको नहीं आता है, हमको आता है, लेकिन मैं आप लोगों को स्पेशल प्रभावी परमाणु संख्या निकालना ही सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए 16 का जो हो जाएगा आप लोगों को आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 हो जाएगा, जो कि इसका अस्थायित्व अधिक होगा। 36 किसका है? तो क्रिप्टॉन का 36 होता है। ठीक है, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36। ठीक है,
36 का होता है। इसका स्थायित्व अधिक है। क्यों अधिक है ये मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। 17 में कह रहा है ग्रिग्नाइट प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। तो किसके साथ प्रतिक्रिया कराएंगे ईथर में Mg मतलब मैग्नीशियम को डालकर। तो दोस्तों 17 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। आगे कह रहा है 18 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर या जांच किससे करते हैं, अंतर या जांच। तो दोस्तों 18 का हो जाएगा डी, सभी से। ऑक्सीकरण विधि से भी, लुकास पर प्रतिकारक जांच से भी, विक्टर मेयर परीक्षण से भी करते हैं। ठीक है, आगे की ओर है इथाइल एसीटेट को जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराया जाता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों 19 का जो हो जाएगा आप लोगों को 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, इथाइल एसीटेट को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से यानी कि ग्रिग्नाइट अभिकर्मक से अभिक्रिया कराइएगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। तो दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब प्रसंकरित होता है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप में, समझ गया। चलिए आगे की ओर, प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, मतलब यह जो दिया गया है अभिक्रिया, इसको हम लोग कहेंगे एसिड हैलाइड को जब हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में बेरियम सल्फेट से पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ठीक है एल्डिहाइड और HCl अम्ल का निर्माण होता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों 21 का जो है यह नियम दिया हुआ है। तो इसका जो जगह रोजनमुंड अपकरण अभिक्रिया। ठीक है, रोजनमुंड अभिक्रिया का या प्रतिक्रिया का एक ही होता है। चलिए आगे की ओर देखिए, निम्नलिखित में कौन कैनिजारोज प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो कैनिजारोज प्रतिक्रिया से होकर के कौन सा गुजरता है। दोस्तों जब मैं रिएक्शन बताऊंगा तो ये दे दनादन आप लोग गर्दा छोड़ा दीजिएगा। ये सभी को कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ये ना सोचिएगा कि भारी है भैया। जब रिएक्शन पढ़ लीजिएगा ना तो सभी को गर्दा छोड़ा दीजिएगा। हाँ, तो 22 का हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल। ठीक है, यही जो है आप लोगों का कैनिजारोज अभिक्रिया से होकर के गुजरता है, यानी कि ये कैनिजारोज अभिक्रिया में उपस्थित होता है। अब आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ ही क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर जितना हो सके उतना ग्रुप में कीजिए अपने, और सभी दोस्तों को कहिए इस चैनल से जुड़ जाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में जब सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग गर्दा छोड़ा दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भस्मीयता का घटता क्रम, यानी कि भस्म धीरे धीरे घटते जाएगा तो किस में घटते चला जाएगा, सो पूछ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देखिए ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन है। कैसे पकड़िएगा, तो अमोनिया हो गया NH3, 1 डिग्री कैसे, तो NH2 रहेगा तो 1 डिग्री सीधे पकड़ने का ट्रिक, NH रहेगा तो 2 डिग्री सीधे पकड़ने का ट्रिक, और N रहेगा तो 3 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री अमीन जो है कम भस्मीयता होता है और सबसे अधिक भस्मीयता हो गया अमोनिया। अमोनिया में पूछेगा कि कितना नाइट्रोजन के संयोजकता होता है, तो 3 होगा, जितना होगा नाइट्रोजन के संयोजकता उतने अमोनियो में नाइट्रोजन का होगा। मीथेन में संयोजकता कितना होता है कार्बन का, तो 4 होता है। 24 में कह रहा है एनिलीन एवं एसिटल एल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, एनिलीन और एसिटल एल्डिहाइड जब अभिक्रिया करता है तो आपको क्या बना करके देता है, एस्किप्स बेस। क्या बनाता है, एस्किप्स बेस। क्या बनाता है, एस्किप्स बेस। आगे की ओर है निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। तो निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है, तो सुक्रोज है मीठा। ठीक है, सुक्रोज है मीठा, और सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन। तो दोस्तों 26 का हो जाएगा एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। नेचुरल रबर, तो आइसोप्रीन। नेचुरल रबर कौन है, आइसोप्रीन। यानी कि ये सभी जो बच गया आप लोगों को, ये तीनों, ये हो गया बनावटी रबर यानी कि संश्लिष्ट रबर। क्या हो गया, संश्लिष्ट रबर। क्या हो गया, संश्लिष्ट रबर। ठीक है, आइसोप्रीन केवल प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है, या रबर, और बाद बाकी हो गया संश्लिष्ट यानी कि बनाया हुआ, मानवकृत। 28 में है टाइफाइड में कौन सा प्रतिजैविक यानी कि एंटीसेप्टिक उपयोग होता है। प्रतिजैविक मतलब एंटीसेप्टिक होता है। तो दोस्तों ठीक है, क्लोरम फेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल। ठीक है, क्लोरम फेनिकॉल
कॉल, क्लोरम फेनिकॉल। याद रखिएगा पेनिसिलिन क्या चीज़ में होता है, दम्मा में। ठीक है, सबसे पहला प्रतिजैविक कौन है, तो पेनिसिलिन है, लेकिन यहाँ टाइफाइड में होता है क्लोरम फेनिकॉल होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, अच्छा बात है। तो दोस्तों आप लोगों को यह कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोगों का आशा करूंगा मैं कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है। मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो आप लोगों को केवल एक लाइक ही करना है और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।